तो लास्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। कितने सवाल कर लिए थे? 3 क्वेश्चन। पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे आइडियल गैस इक्वेशन के। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को डील करना सीख रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? शक्ल क्या है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कल की क्लास में इस पर डिटेल में बात कर रहे थे हम, और ये बात सीखी थी हमने कि कौन सी यूनिट्स यूज होती हैं प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट्स का सबसे ज्यादा दिक्कत आता है क्योंकि प्रेशर की मल्टीपल यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। केमिस्ट्री में यूज होने वाली यूनिट बहुत बार एटीएम और बार, और कभी कभी सेंटीमीटर ऑफ एचजी या एमएम ऑफ एचजी भी आ सकता है। वॉल्यूम की 2 ही यूनिट हैं, मीटर क्यूब एंड लीटर। कभी कभी एमएल में डेटा दिया हो सकता है। एमएल इज नथिंग बट 10⁻³ लीटर। एन और टी में कोई दिक्कत नहीं है। एन और टी में कोई दिक्कत नहीं है। एन और टी दोनों की यूनिट फिक्स्ड है। एन की यूनिट क्या है? मोल्स। और टी की यूनिट क्या है? केल्विन। आर की क्या यूनिट यूज, आर की क्या वैल्यू यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम की क्या यूनिट आप यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, सारी ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, तब आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? तब आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 8.314। 8.314 जब ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, प्रेशर की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल्स की, टेम्परेचर की। लेकिन जब आप केमिस्ट्री वाली यूनिट्स यूज कर रहे हैं, प्रेशर की, वॉल्यूम की, एटीएम और लीटर, तब आप कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 0.0821। बट बहुत बार क्या होता है, हमें आर की वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जैसे कल हम सवाल कर रहे थे उनमें हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से एक चीज कांस्टेंट दी होती है और बाकी 2 चीजों में कंपैरिजन करना होता है हमको। बाकी 2 चीजों में से इनिशियल, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दे दी, और फाइनल प्रेशर दे दिया, फाइनल वॉल्यूम पूछ ली। उस केस में क्या हो जाएगा? सिंपली प्रेशर इनटू वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है, तो इक्वेशन जो यूज होगी वो होगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बहुत बार सवालों में हमें आर की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आर की वैल्यू की कब जरूरत पड़ेगी? अगर आपको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दी है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और आपको टेम्परेचर पूछ लिया, तब आपको आर की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। अगर 2 सिचुएशंस को कंपेयर करना होगा, तब बिना आर की वैल्यू के भी काम चल जाएगा। लास्ट लेक्चर में आई थिंक पहले 3 सवाल कर लिए थे हमने। चलिए स्टार्ट करेंगे इससे। आज का पहला क्वेश्चन है, अ चेंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम contains hydrogen gas. When the chamber is immersed in a bath of melting ice, melting ice का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती है। The pressure of the gas is 1.07 into 10⁻²kilopascal. What pressure will be indicated when the chamber is brought to 100 डिग्री सेल्सियस? इस बार क्या कांस्टेंट है भाई हमारी गैस के लिए? वॉल्यूम। इस बार क्या कांस्टेंट है? एक चेंबर में डाला है, उस चेंबर की वॉल्यूम कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होने नहीं वाले। गैस कहीं लीक नहीं कर रही है, कोई गैस आ नहीं रही है एक्स्ट्रा, तो क्या कांस्टेंट है इस बार? वॉल्यूम। तो बार बार मैं पिछली क्लास में ही बोला था, फिर से बोल रहा हूं, आप एक ही इक्वेशन का यूज करिए, और इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टेम्परेचर। क्या क्या कांस्टेंट है उसको कट कर दीजिए।
जो जो कांस्टेंट है इनिशियली और फाइनली। क्या क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम इस बार कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गैस लीक नहीं करेगी या आ नहीं रही है, और आर भी क्या है? आर तो कांस्टेंट है ही, आर तो कांस्टेंट है ही। तो इस बार जो रिलेशन हो गया वो किन दो चीजों के बीच में बेटा? किन दो चीजों के बीच रिलेशन है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। उसने क्या दे रखा है? इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। बट हमें क्या 0 डिग्री सेल्सियस पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में? हमें टेम्परेचर किस यूनिट में पुट करना होगा? केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन बेटा? 273 केल्विन। 273 केल्विन। प्रेशर ऑफ द गैस दे रखा है इनिशियली। प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियली दे रखा है। प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है इनिशियली? 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। What pressure will be indicated when the chamber is brought to 100 डिग्री सेल्सियस? तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बट पुट करते वक्त क्या हम 100 पुट करेंगे? वो बार बार डेटा डिग्री सेल्सियस में देता है, बट हमें किस यूनिट में पुट करना होता है? केल्विन। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन? 373। 273 प्लस 100, तो इट इज 373 केल्विन। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही। ये तीनों कट हो गए, तो जो इक्वेशन बचेगी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर को यहां लाया मैं एलएचएस में, इसको यहां ले गया, तो ये हो गया प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक्चुअली गे-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना। ये एक्चुअली कौन सा लॉ है? गे-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। बट हम उस नाम से यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन में जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको गायब कर देंगे और जो वेरिएबल है उनको एक तरफ ले आएंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर को एक तरफ लाए, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो हमें क्या क्या पता है? हमें इनिशियल प्रेशर पता है, हमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं, हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है, हमें फाइनल टेम्परेचर गिवन है, और हमें पता क्या लगाना है? फाइनल प्रेशर पता लगाना है। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये कन्वर्ट हो जाएगा P1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 की जगह कितना पुट कर दूं? P1 की जगह कितना पुट कर दूं? 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। T1 की जगह कितना पुट कर दूं? 273 केल्विन। P2 मुझे पता लगाना है, T1 गिवन है, T1 गिवन है, P2 पता लगाना है, और T2 भी गिवन है। T2 की जगह कितना पुट कर दूंगा? 373। पुट करें, अरेंज करें, तो P1 हो गया 1.07 इंटू 10⁻² किलो पास्कल डिवाइडेड बाई 273 केल्विन शुड बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई 373 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर मेरा किस यूनिट में आने वाला है बेटा? प्रेशर का किलो पास्कल में आंसर आने वाला है। अरेंज कर दूं, तो P2 हो गया 107 किलो पास्कल, 107 मल्टीप्लाइड बाई 373 अपॉन 273 किलो पास्कल। अब भाई ये कैलकुलेशन करनी है हमको, ये कैलकुलेशन करनी है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी कैलकुलेशन, दो घटिया नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक घटिया नंबर डिवाइड हो रहा है, ऐसी कैलकुलेशन बहुत कॉमन है। अभी तो जस्ट पहला ही चैप्टर कर रहे हैं हम, बट आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आएगी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो बेटा ऐसी कैलकुलेशन का रफ
कैलकुलेशन या अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना आना चाहिए हमको। कल भी ये सिखा रहा था मैं आपको कैसे घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। बट केवल एक नंबर को बदलने से बात नहीं बनेगी, आपको साइमल्टेनियसली दूसरा नंबर भी बदलना पड़ेगा। जैसे यहां पर एक तरीका तो ये है कि आप पूरा न्यूमरेटर कैलकुलेट करिए कि भाई मल्टीप्लाई करें 373 को 107 से, लंबा सा नंबर आएगा, फिर उसको डिवाइड करूं 273 से। बट ऐसा करने में कैलकुलेटर होगा नहीं आपके पास एग्जाम में। घर पे भले ही आप कर लें कैलकुलेटर से, बट एग्जाम में तो कैलकुलेटर के बिना करनी है कैलकुलेशन। और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है, अप्रॉक्स आंसर से काम चल जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है साथ साथ में ये भी सीखेंगे हम, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकियों में ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको फिजिक्स में ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ज्यादातर फिजिक्स में अच्छा डेटा होता है, नंबर्स अच्छे होते हैं, आसानी से कटने वाले नंबर होते हैं, या मैथ्स में भी आसानी से कटने वाले नंबर होते हैं, उनमें यूजुअली नेचुरल नंबर्स आंसर आ जाते हैं। बट फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऐसी वाली कैलकुलेशन आएंगी आपकी जिनमें नंबर्स आपस में, घटिया नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और किसी घटिया नंबर से डिवीजन हो रहा होगा। कल भी आए थे ना ऐसे क्वेश्चन। तो आज डिनोमिनेटर में है बेटा 273। 273 उतना अच्छा नंबर नहीं है, तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छा नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, जैसे 300। 300 बढ़िया नंबर है, 300 कंपैरेटिवली बढ़िया नंबर है 273 के। बढ़िया इन द सेंस की कैलकुलेशन इजी होगी ना उससे। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे उतरेंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऐसी कैलकुलेशंस बार बार आएंगी और आप अपना टाइम डिवोट करेंगे पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में, तो बहुत लेंदी जाएगा। आपको एक क्वेश्चन करने में केवल यहां तक पहुंचने में आपको आधा ही मिनट लगेगा, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन करने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचना होता है, बट अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर को एक अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर को बढ़ा दे रहा हूं। डिनोमिनेटर को बढ़ा के कितना कर दिया मैंने, 300। डिनोमिनेटर को बढ़ा के मैंने 300 कर दिया। तो मैंने इस नंबर को 273 को 300 में कन्वर्ट किया, ठीक है। कितने से बढ़ाया मैंने इसको, 27 से इंक्रीज किया। ये चीजें दिमाग में करनी है कैलकुलेशन, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैंने 27 से इसको बढ़ाया। अब या तो मैं न्यूमरेटर में 107 को बढ़ाऊं या 373 को बढ़ाऊं। अब जैसे 107 को अगर मैं बढ़ाना चाहूं, 107 पहले से छोटा नंबर है तो कंपैरेटिवली उसको नहीं बढ़ाता हूं, तो पहले से बड़ा नंबर है उसको बढ़ाता हूं, 373 को बढ़ाता हूं। अब 373 को कितना करना चाहिए मुझे, क्या 373 को भी 27 से बढ़ाना चाहिए मुझे, नहीं, 27 से थोड़ा ज्यादा। नीचे वाला नंबर है 273, ऊपर वाला नंबर है 373। नीचे वाला नंबर को जितने अमाउंट से बढ़ाऊंगा, अगर ऊपर वाला नंबर उससे बड़ा है, तो वो जितना टाइम्स उससे बड़ा है उतने ही टाइम्स मुझे उसको और बढ़ाना चाहिए, तब जाके रेशियो बैलेंस आउट हो पाएगा। तब जाके रेशियो बैलेंस आउट हो पाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको, जैसे कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं। जैसे जैसे है 3/7 फॉर एग्जाम्पल, 3/7 मेरा फ्रैक्शन है। अगर मैं डिनोमिनेटर को कर देता हूं 10, डिनोमिनेटर को 10 किया मैंने, तो डिनोमिनेटर मैंने 3 से बढ़ाया, तो न्यूमरेटर को भी क्या 3 से बढ़ाऊंगा,
नहीं, न्यूमरेटर को कम वैल्यू से बढ़ाऊंगा मैं। कितने कम से? क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है। जितना अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं जितने अमाउंट से, न्यूमरेटर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन सवाल है कितने से। न्यूमरेटर को उतने से इंक्रीज करना पड़ेगा जितने रेशियो में वो बड़ा है। अब जैसे मैं इसको 14 करता, अगर मैं इसको 14 करता, 7 से 14 चेंज करता है इसको, तो इसको कितना चेंज करना पड़ता मुझे? 6। आप देख रहे हैं इसमें मैं 7 का चेंज कर रहा हूं, लेकिन इसमें केवल 3 का ही चेंज कर रहा हूं। इसलिए नंबर जितना बड़ा या छोटा है उसी के रेशियो में हमें वो नंबर बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो ये मैंने बेटा 273 से 300 किया, मैंने 27 से बढ़ाई इसकी वैल्यू, तो न्यूमरेटर में जो नंबर है 373, उसको कितने से बढ़ाना चाहिए मुझे? करीब 27 से ज्यादा से या 27 से कम से? ज्यादा से, 27 से थोड़ा ज्यादा से। वो करीब करीब उसका 33% ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है करीब करीब। 27 का 1/3 हो जाएगा 9, तो करीब 36 कर देना चाहिए मुझे उसको। कितने से बढ़ा देना चाहिए वाला नंबर मुझे? 36 से बढ़ा देना चाहिए। तो ये हो गया 107 इंटू 373 में 27 ऐड करता तो क्या था? 400। 400 में 9 ऐड करता, 9 ऐड करता तो 409। तो 409 की जगह मैं 408 कर देता हूं। क्यों किया मैंने 408? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 409 की जगह मैंने क्या किया? 408। ये ना 8 + 4 आता है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो ये क्या हो गया बेटा? 2 डेसिमल प्लेस कम हुआ, ये आ गया 1.36 नंबर हो गया ना करीब 1.36। अब क्या मैं 107 से इसको मल्टीप्लाई करूं? नहीं, इसको 100 बनाता हूं। क्या करूंगा? 107 के नजदीक का अच्छा नंबर क्या है? 100। तो इसको 100 बनाऊंगा। अब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से एक नंबर को मैंने घटाया, तो दूसरे नंबर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे होते जैसे अभी हो रहे थे, तो एक डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो न्यूमरेटर को भी तब क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब एक नंबर को घटाऊंगा तो उससे मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तब वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। तो इसको मैंने 107 था, 100 कर दिया, 7 से घटा दिया, 1.36 को बढ़ाऊंगा, 1.36 को बढ़ाऊंगा तो कितने से बढ़ाऊं? करीब 136 होता, तो क्या 7 से घटाया तो क्या 7 से ही बढ़ाऊं या 7 से थोड़ा सा ज्यादा से? 7 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 136 + 7 कितना होता? 143। 145 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1.45। तब ये आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया बेटा? 145 किलो पास्कल। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं इसकी, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें हम कैलकुलेटर से, 107 मल्टीप्लाइड बाई 373 डिवाइडेड बाई 273, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी आ रही है? कितनी आ रही है एग्जैक्ट कैलकुलेशन? 146.19। और हमने रफली क्या अप्रोक्सीमेट किया? 145। काफी नजदीक है हम, काफी नजदीक है ना। पूरा कैलकुलेशन करने से ज्यादा बढ़िया हम
जो घटिया नंबर्स हैं उनको अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करें। लेकिन जब अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तब कोई दूसरा नंबर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, और सबसे पहले शुरुआत करनी होती है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में घटिया नंबर नहीं चाहिए हमको। डिवाइड करने में मेहनत लगती है ना, मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा मेहनत लगती है डिवाइड करने में। तो डिनोमिनेटर के नंबर को मैंने 300 में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर के नंबर को 300 में कन्वर्ट किया। तो मैंने यहाँ जो 373 था उसको 27 से थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया, मैंने उसको 408 किया, फिर 3 गायब कर दिया डिनोमिनेटर से ना, 3 गायब हुआ तो 1.36 इंटू 107 आया। 107 को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया 100, तो उसको घटाऊंगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 7 से घटाया तो इसको 7 से थोड़ा ज्यादा से बढ़ाना पड़ेगा 136 को, 1.36 मतलब 136 अपॉन 100, तो उसको मैंने 145 कर दिया, या 146 भी कर सकता था। समझ रहे हैं क्या? ये सीखिए बेटा, ये बहुत बार स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। अभी से आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आदत डेवलप होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, ये आदत कंटिन्यू करनी है हर चैप्टर में, क्योंकि हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसी कैलकुलेशन आती हैं। तो स्टूडेंट्स फिर क्या गलती करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर कैलकुलेटर का यूज करने लगते हैं। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है कैलकुलेटर का यूज किसी भी कैलकुलेशन में। हमको अप्रॉक्स आंसर तक पहुंचना है, और अप्रॉक्स आंसर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा बेटा, तो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अब जब तक कैलकुलेटर नहीं है तब तक यूज नहीं करना है। अगर कभी यूज करने दिया उन्होंने कैलकुलेटर एग्जाम में, फिर हम यूज कर लेंगे, लेकिन अभी तो एटलीस्ट अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, जेई के या नीट के या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th क्लास के कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो कैलकुलेटर का यूज किए बिना इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही सीख रहे हैं हम। क्या करना है हमको, घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन केवल एक नंबर को कन्वर्ट करने से काम नहीं चलेगा कैलकुलेशन में। जब एक नंबर को बदलेंगे तो साइमल्टेनियसली दूसरे नंबर को भी चेंज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर का भी एक नंबर आपको साइमल्टेनियसली बढ़ाना पड़ेगा। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एक नंबर को घटाएंगे तो दूसरे नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। जब डिवीजन में है तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरे को भी घटाना पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में है तो एक घटाएंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, या एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। और बार बार हमें क्या करना है, प्रपोर्शन में चेंज करना है, प्रपोर्शन में चेंज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर काफी नजदीक आएगा एग्जैक्ट आंसर। देख रहे हैं, अगर हम पूरा एग्जैक्ट करते तो क्या आता है यहाँ पर आंसर 146 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और अभी क्या आंसर आ रहा है हमारा 145। एक्सेप्टेबल आंसर है। 180 नहीं आना चाहिए था, या 120 नहीं आना चाहिए था, बट 146 एग्जैक्ट वैल्यू है। 145 140 तक 150 तक 146 अगर एग्जैक्ट आंसर है तो 140 से 150 तक के बीच का आंसर इज एक्सेप्टेबल। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन occupies volume of 1 liter at a pressure of 0.5 bar at 40 degrees Celsius. Calculate the pressure if the gas is compressed to 0.225 ml at -6 डिग्री सेल्सियस। अब इस बार तीन इन्वॉल्व हैं, तीनों इन्वॉल्व हैं, देख रहे हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी चेंज होगा। इस बार देख रहे हैं, अभी तक पिछले सवाल में क्या था, दो चीजें चेंज हो रही थी, और नंबर ऑफ मोल्स और तीसरी चीज कांस्टेंट थी। लेकिन यहां पर जरा देखें क्या है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम V1 बोल देता हूं उसको, इनिशियल को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फाइनल को 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। इनिशियल वॉल्यूम कितनी दे रखी है
जो जो दिया है उसको पहले लिख रहा हूं। इनिशियल वॉल्यूम कितनी दे रखी बेटा? 1 लीटर। इनिशियल प्रेशर P1 कितना दे रखा है? P1 0.5 बार। इनिशियल टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इसको मैं 40 ही लिखूंगा? नहीं, हमें आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करना है, तो डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करना होगा हमको। हमको किस यूनिट में यूज करना है बेटा? किस यूनिट में यूज करना है? केल्विन। तो जल्दी से कन्वर्ट करिए। 40 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन बेटा? 273 ऐड करना होता है। 273 ऐड करना होता है डिग्री सेल्सियस में। तो कितना हो गया 273 प्लस 40? कितना? 313। तो T1 हो गया 313 केल्विन। ये हो गया। फिर और क्या दिया? कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस टू। V2 दिया है 0.225 ml। कंप्रेस मतलब होता है वॉल्यूम को कम कर देना। और कितने टेम्परेचर पे ले गए हम? -6 डिग्री सेल्सियस। तो T2 दे रखा है। T2 क्या -6 लिखूंगा? नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करिए बेटा। कितना हो गया -6 डिग्री सेल्सियस? 273 -6 कितना हो गया? 273 -6 260 267 केल्विन। नहीं, कितना? 273 -6, हाँ 267 केल्विन। 260 273, हाँ 6 हाँ 6 हाँ 6 सब्ट्रैक्ट किया। T2 अननोन है। फिर से इस्तेमाल किसका करना है अभी भी मुझे? आइडियल गैस इक्वेशन कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट इस बार क्या क्या कांस्टेंट है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या कांस्टेंट है इस बार? इस बार केवल नंबर ऑफ मोल्स और आर, केवल ये दो चीजें कांस्टेंट है। बाकी इस बार वॉल्यूम भी बदल रही है, टेम्परेचर भी बदल रहा है और प्रेशर भी बदल रहा है बेटा। पिछले सवालों में क्या था? पिछले सवालों में दो ही चीजें चेंज कर रही थी, इस बार तीन चीजें चेंज कर रही हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। तो टेम्परेचर को मैं एलएचएस में लाऊं तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब P1 V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू T2 V2 अपॉन T2। समझे क्या? यूनिट्स के साथ पुट करिए बेटा, यूनिट्स के साथ पुट करिए, तभी यूनिट्स भी कट होंगी सही से। तो यहां पर पुट करना शुरू करूं। P1 की जगह 0.5 बार। P1 की जगह कितना डालूं? 1 लीटर। 1 लीटर पुट किया अगर, लेकिन V2 फिर ml में है, ध्यान ध्यान देंगे, ठीक है? या फिर इसको पहले से ही क्या कर दूं? 10 की पावर 3 मिलीलीटर। क्यों कर रहा हूं इसको? क्योंकि मिलीलीटर से मिलीलीटर कटेगा तभी। डिवाइडेड बाई T1 की जगह कितना पुट करूं? 313 केल्विन। 313 केल्विन इज इक्वल टू P2 की जगह P2 तो पता करना है हमको, P2 को P2 ही रहने देंगे, इनटू V2 है 0.225 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 267 केल्विन। देखने कितने घटिया नंबर्स हैं, बहुत घटिया नंबर्स हैं। बट हमें करनी है कैलकुलेशन कि भाई P2 को एक तरफ रख दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गया। अच्छा, ml से ml कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, तो बचा केवल बार। तो आंसर किस यूनिट में आने वाला है? बार में आने वाला है। बाकी नंबर्स को अरेंज करिए। ये हो गया 0.5 इंटू 267 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 313 इंटू 0.225। ठीक हो गया भाई? इतने बार आने वाला आंसर। नंबर्स घटिया हैं तो क्या हम कैलकुलेटर पे चले जाएंगे? नहीं, हमें अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है।
सबसे पहले तो 0.5 होता है 1/2, तो डिनोमिनेटर में 2 बन के आएगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होके इसको थोड़ा अच्छा नंबर बनाएगा कंपैरेटिवली। 0.225 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 0.225 इंटू 2, 0.225 इंटू 2 कितना हो गया? 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, 0.45 हो गया, 0.45 हो गया ना। अब डेसिमल्स को हटाइए सबसे पहले, या 267 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 313 इंटू 45 कर रहा हूं, तो इंटू 10 की पावर 2 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। डेसिमल से दिक्कत होती है बहुत बार, तो मैंने क्या किया, 0.45 था, 2 डेसिमल प्लेसेस राइट को शिफ्ट किया, तो न्यूमरेटर में भी 100 जनरेट करना पड़ेगा मुझे। सिंपल सी बात है। अब शुरू करें अप्रोक्सीमेशन। 45 के नजदीक का अच्छा नंबर क्या है? 5 के नजदीक का अच्छा नंबर क्या है बेटा? 50 है ना। अगर मैं इसको 50 में चेंज कर रहा हूं, इसको बढ़ा रहा हूं, तो या तो मुझे इसको घटाना चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए, बट उन्हीं के रेशियो में। अब ये 45, ये 313 फॉर एग्जांपल, कितना टाइम्स बढ़ा है इससे? ये काफी बड़ा है ना। कितने टाइम्स बढ़ा है? करीब कितने टाइम्स बढ़ा है 313 45 से? 7 टाइम्स। 7 कितना हो जाएगा? 7 5 दा 35 कैरी 3, 7 4 दा 28, 7 टाइम्स बढ़ा है। तो ये अगर इससे 7 टाइम्स बढ़ा है और मैंने ये नंबर 45 से 50 5 से बढ़ाया, तो इस नंबर को 7 5 दा 35 से मुझे घटाना चाहिए। नंबर को कितने से घटाना चाहिए? करीब 35 से घटाना चाहिए। तो 313 में से 35 सब्ट्रैक्ट करूं, कितना हो रहा है? करीब 317 में से 313 में से 35 सब्ट्रैक्ट करूं, 313 में से 35 सब्ट्रैक्ट करूं, कितना आ रहा है? 3 - 5 8, 10 - 3 7, तो करीब 278। तो ये नंबर हो गया 278 करीब करीब। देख रहे हैं, ये दोनों नंबर काफी नजदीक आ गए, तो नंबर काफी नजदीक आ गए, 267 एंड 278। तो ऊपर वाला अभी भी छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये नंबर 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा सा ही छोटा होगा। 0.9 मान लेता हूं, कितना मान लूं? करीब 1 से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होने वाला ना, 1 से थोड़ा ही छोटा होने वाला है, करीब करीब कितना मान लूं? 0.9। ये एक 0 कटा, क्या आ गया? 9, ये 9/5 इंटू 10 की पावर 3, 9/5 कितना होता है बेटा? 9/5 करीब कितना हो गया? 9/5 1.8, तो ये आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 3 बार, तो करीब करीब कितना हो गया? 1800 बार, 1800 बार। इनिशियली कितना बार था? 0.5 बार। अब काफी ज्यादा हो गया है प्रेशर, क्योंकि हमने वॉल्यूम बहुत कम कर दी ना। देख रहे हैं वॉल्यूम कितनी कम की है? पहले कितनी वॉल्यूम थी? 1 लीटर। 1 लीटर से कितनी कम कर दी है वॉल्यूम? 0.22। इतनी कम, बहुत ज्यादा कम की है, तो इसलिए प्रेशर भी बहुत ज्यादा अमाउंट से चेंज कर रहा है कंपैरेटिवली। अगर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें बेटा, फिर से अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं मैं, तो क्या है? 0.5 इंटू 267 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 313 इंटू 0.225, क्या आ रहा है आंसर? एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? 1895। हमारा आंसर क्या है? अप्रॉक्स 1800। ठीक है, काफी नजदीक है।
1900 आता तो और अच्छा रहता। एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? 1895। और हमारा क्या आया? 1800। काफी नजदीक है हम आंसर के, नजदीक है ना, 95 का ही अंतर है। इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखना बेटा, अभी से सीखेंगे तो आपके लिए आगे चल के बहुत फायदा होगा। इसलिए अभी से आदत डालिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, शुरुआत से ही। वरना बहुत बार फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट केवल कंसेप्ट सीख लेते हैं, कंसेप्ट तो सीखना ही हमको ऑब्वियसली, बट कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन। और बहुत टाइम बचता है हमारा अगर हम रफली कैलकुलेट करते हैं। रफली कैलकुलेट करने की आदत डालनी है, तो टाइम हमारा हर सवाल में 1-2 मिनट का टाइम बचता है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर ऑफ 800 milliliter of air increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius at constant pressure of 1 bar? निकाल लेंगे क्या कांस्टेंट है इस बार? प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ही। चेंज क्या कर रहा है बेटा? वॉल्यूम और टेम्परेचर। शुरू करें भाई। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो चीजें कांस्टेंट है उनको कट करिए। प्रेशर इस बार कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट है, इनको गायब कर दूं तो क्या बन गई इक्वेशन मेरी? V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या T अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब बेटा जल्दी से लिखने की आदत होनी चाहिए, धीरे धीरे। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या डालूं V1 की जगह? V1 की जगह 800 क्या मिलीलीटर, तो V1 है 800 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई T1। T1 की जगह क्या 27 डालूं? 27 टेम्परेचर बहुत बार आएगा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी। 27 क्यों अच्छा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में? कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में? 300 केल्विन। अच्छा नंबर है ना कंपैरेटिवली। तो उसको अगर कैलकुलेशन कम करानी होगी तो नंबर अच्छे देगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन, दैट इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। T2 की जगह क्या 47 डालूं? 273 प्लस 47 कितना होता है बेटा? 273 प्लस 47 320। भाई 27 ऐड करते हैं तो 300 आता है, 27 में और 20 ऐड करना है 47 के लिए, तो 320 केल्विन। ठीक हो गया। केल्विन से केल्विन कटा, एक जीरो भी कट कर देता हूं, एक जीरो यहां भी कट हो गया, तो V2 आ गया 80 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3 मिलीलीटर। अभी घटिया कैलकुलेशन नहीं, अभी ठीक है ना कैलकुलेशन, तो अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। अच्छे नंबर थे ना कंपैरेटिवली, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल डिवीजन है। हमेशा नहीं करना है अप्रोक्सीमेशन, जब नंबर अच्छे हैं तो जरूरत नहीं है। कब करनी है अप्रोक्सीमेशन? जब नंबर घटिया हो तब करनी है, अभी करने की जरूरत नहीं है अप्रोक्सीमेशन। V2 हो गया 0, 8 2 16 कैरी 1, 8 3 24, 2560 अपॉन 3 विच इज 8 3 24, 16, 8 5 15, 10, 3.33 ml। क्या है क्या आंसर? टेबल्स आती नहीं आती हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। 853.33 ml। क्लियर है? पढ़ो आगे। तो ये हमने बहुत सारी बातें की आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, पिछली क्लास और इस क्लास में भी। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे हैंडल करनी है, कैसे उसकी कैलकुलेशंस को डील करना है। अब आगे बढ़ेंगे थियरी में। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं,
गैसियस स्टेट अलग से पूरा का पूरा चैप्टर था पहले, ठीक है, पहले 2024 से पहले तक गैसियस स्टेट अलग से पूरा का पूरा चैप्टर था, बट अभी वो चैप्टर हटा दिया गया है, एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, ये मेंस के सिलेबस से, नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उसको नहीं करा रहे हैं हम अभी, इसलिए उस पूरे चैप्टर को नहीं करा रहे हैं। लेकिन उस चैप्टर में जो चीजें हमें इस्तेमाल होने वाली हैं वो आपको पिछली 2 क्लासेस में कराया गया है, जो भी हमें यूज होने वाला है, और यूज होने वाला है हमें आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन को हैंडल करना आना चाहिए हमको। गैसियस स्टेट में जब हमारे रिएक्टेंट्स होंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, या प्रोडक्ट होंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे थियरी में, और आज बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स की, और फिर से बात करेंगे मोल्स की। एक्चुअली मोल जो वर्ड आया है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो जब पहली बार मोल वर्ड दिया गया, मोल वर्ड मॉलिक्यूल से ही आया है, मॉलिक्यूल वर्ड पहले से था, मोल वर्ड बनाया गया है। मोल वर्ड, मोल जो हम यूज कर रहे हैं ना, MOLE, वो एक्चुअली आया कहां से? मॉलिक्यूल वर्ड से आया है। और मॉलिक्यूल का मतलब अलग होता है, मोल का मतलब अलग होता है ना। मोल तो काउंटिंग यूनिट है, मोल क्या है? काउंट करने की यूनिट है। फिर से याद दिलाइए मुझे, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज, जो भी एंटिटी होगी। एंटिटी वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? वो एंटिटी एटम्स हो सकती हैं, वो एंटिटी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एंटिटी बनानास हो सकते हैं, वो एंटिटीज ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, वो एंटिटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो सकती हैं, कुछ भी एंटिटी हो सकती है। तो मोल इज जस्ट अ काउंटिंग, काउंट करने की एक यूनिट है ना, जैसे डजन भी काउंट करने की एक यूनिट है। जब आप बोलते हैं 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना का क्या मतलब होता है? 1 डजन बनाना क्या मतलब होता है? 12 बनाना। 1 डजन स्टूडेंट्स, क्या मतलब हुआ 1 डजन स्टूडेंट्स का? 12 स्टूडेंट्स। वैसे ही मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, बस वो बहुत बड़ा नंबर है कंपैरेटिवली। कितना बड़ा नंबर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तब भी हम उनको काउंट करने के लिए बेटा मोल ही यूज करेंगे। तब भी हम उनको काउंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? मोल। जैसे H2, अकेला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अंतर है। अकेला हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन मिलके अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लें तो दोनों में अंतर है। भाई अकेले हाइड्रोजन एटम का मास और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मास में अंतर होगा नहीं होगा? इसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा। कितना? डबल। डबल ही होगा ना, हाइड्रोजन एटम के मुकाबले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास डबल होगा। अब अकेले मॉलिक्यूल या अकेले एटम के मास के लिए यूज होती है यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, बट हम ज्यादातर AMU में डील नहीं करेंगे, हमें यूजुअली ग्राम्स में डील करना है। तो पिछली क्लास में भी सिखाया था बेटा, उससे पहले भी सिखाया था। द न्यूमेरिकल वैल्यू इन AMU एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन ग्राम ऑफ मोलर मास, एक होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास और एक होता है मोलर मास। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा होता है, मोलर मास ग्राम्स में होता है। ग्राम्स में हम हैंडल करते हैं यूजुअली डे टू डे लाइफ में, क्या यूनिट हम हैंडल करते हैं? ग्राम्स या AMU? ग्राम्स में। तो हम बार बार ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे AMU को, और न्यूमेरिकल वैल्यू AMU और ग्राम और मोलर मास की इन ग्राम एग्जैक्टली सेम होती है। तो इसका हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मास कितना है बेटा? कैपिटल M से मैं मोलर मास लिख रहा हूं
हाइड्रोजन एटम का मोलर मास जानते हैं कितना होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम एक एटम का मास नहीं है बेटा। एक एटम का मास तो 1 AMU है। 1 AMU कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁻24 kg होता है। वो बहुत कम मास है उसका, बट मोलर मास इसका 1 ग्राम है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कितने हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास 1 ग्राम है। वहीं इसका मोलर मास कितना है बेटा? H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम। मतलब क्या हुआ इस बात का? हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। जब गैस होती है हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब इस रूम में जो हाइड्रोजन घूम रही होगी तो अकेले हाइड्रोजन के एटम नहीं घूम रहे होंगे, वो H2 की फॉर्म में घूम रहे होंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है हाइड्रोजन गैस का? 2 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मास कितना है? 1 ग्राम। और हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना है? 2 ग्राम। बहुत बार वो हाइड्रोजन गैस बोलेगा केवल आपको। हाइड्रोजन गैस बोला तो आपको केवल हाइड्रोजन लेना है या H2 लेना है? H2। गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे NH3 है बेटा, NH3। NH3 का नाम जानते हैं आप? कॉमन नेम एमोनिया। क्या है इसका कॉमन नेम? एमोनिया। वैसे केमिकल नेम बोले तो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोक्साइड। बट यूजुअली इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते हैं। जैसे H2O का भी हम कॉमन नेम वाटर ही लेते हैं बार बार, वैसे H2O का केमिकल नेम क्या होगा? ऑक्सीजन डाइहाइड्रोजन। क्या नाम होगा H2O का? ऑक्सीजन डाइहाइड्रोजन। बट हम क्या बोलते हैं कभी ऐसा? ऑक्सीजन डाइहाइड्रोजन नहीं बोलते, हम सिंपली क्या बोल देते हैं? वाटर। ऐसे ही इसको नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रोजन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? एमोनिया। तो एमोनिया है। एमोनिया का मोलर मास कितना होगा बेटा? एमोनिया का मॉलिक्यूल बनने में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन यूज हो रही है। एक हाइड्रोजन का मास कितना था मोलर मास? 1। तो 3 हाइड्रोजन हो गई तो 3। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14। ये याद रखना है, दिखाया गया है पहले। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, सॉरी नाइट्रोजन का वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। और उसका मोलर मास 14। एक्सेप्शन है ये उस तो पहले 20 में। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा NH3 का बेटा? 14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा? 17 ग्राम। इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब है नाइट्रोजन एमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम होने का? कि अगर मैं एमोनिया के इतने मॉलिक्यूल्स जमा कर लूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जमा कर लूं तो उनका मास कितना निकल के आएगा? 17 ग्राम। ये इस बात का मतलब है बेटा। मोलर मास क्लियर हुआ? ऐसे करके हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मोलर मास में डील करेंगे। The mass of molecule is measured by adding the masses of atoms which constitute the molecule. Thus, the mass of molecule can also be represented by two methods used for measuring the mass of atom via AMU and gram per mole. AMU में जो वैल्यू होती है वही ग्राम पर मोल में भी वैल्यू होती है ना, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, बट हम ज्यादातर ग्राम पर मोल में ही डील करेंगे कि एक मोल में कितने ग्राम है। ठीक है।
जिसे हम मोलर मास भी बोलेंगे। तो बेटा जरा ये एक एग्जाम्पल देखिए। 1 मोल का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल? क्या मतलब है उसका इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल? क्या मतलब है उसका? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या कुछ और। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे। इसी पार्ट को समझाने के लिए गैसियस स्टेट भी पढ़ाया गया था अभी। इमीडिएट ये पार्ट समझना है हमको। तो इस पर आते हैं, उससे पहले ये बात करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मास 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट्स, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ही होता है, ठीक है। ये वर्ड बहुत बार आएगा हमारे क्वेश्चंस में, ग्राम एटम। ग्राम एटम को जब भी लिखा हो या ग्राम मॉलिक्यूल जब भी लिखा हो, आप क्या पढ़ेंगे उसको? बार बार दिमाग में क्या कन्वर्ट कर देंगे उसको? तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है बेटा? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन। और 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा बेटा? कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। 12 क्या? ग्राम। 12 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन will be 12 gram. 1 gram atom of sodium will be 23 gram. सोडियम का मोलर मास क्या होता है? 23 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस है जैसे H2O, H2O का मोलर मास कैलकुलेट करिए बेटा। H2O का मोलर मास दिमाग में कैलकुलेट करिए, 1 + 1 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया मोलर मास उसका? 18। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मतलब 18 ग्राम ऑफ H2। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब 1 मोल ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास क्या होता है? 12 + 16 + 16, 16 2 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44। धीरे धीरे याद करना है बेटा, कॉमन सब्सटेंसेस के मोलर मास धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इसलिए बोला था बेटा मैंने सबसे पहले पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस दिमाग में बैठ जाने चाहिए, तब आप मॉलिक्यूल्स के भी निकाल पाएंगे ना जल्दी से। और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम तो मॉलिक्यूल्स के भी याद हो जाएंगे हम। जैसे H2O कॉमन मॉलिक्यूल है, H2O का मोलर मास कितना? 18। CO2 कॉमन मॉलिक्यूल है, 44। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होते जाएंगे। 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, अब जैसे NaCl है या CaCO3 है, CaCO3 की बात करते हैं। CaCO3 CaCO3 Ca stands for कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम। कॉमन नेम भी सीखेंगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ ये वैसे सुना होगा आपने, सुना है क्या इससे पहले? 8 9 10 में भी कैल्शियम कार्बोनेट नाम है इसका। इसका मोलर मास निकालते हैं बेटा, इसका मोलर मास निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले कैल्शियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, अकेले कैल्शियम का 40। ये याद रखना है। पहले 20 में कैल्शियम लास्ट में आता है, पहले 20 एलिमेंट्स में कैल्शियम 20वें नंबर का। फिर उसके बाद 3D सीरीज शुरू हो जाती है ना, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और हमारा रूल भी फॉलो करता है मोलर मास के लिए। इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? डबल। याद है पहली क्लास में कराया था, फिर बाद में भी कराया है। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम प्लस कार्बन का 12 प्लस
ऑक्सीजन 3 बार है, अकेली ऑक्सीजन का 16, 3 बार हो गया तो 48 ग्राम। इन सब का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 100। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 100 ग्राम। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो हम जमा करके उनका मास करेंगे, कितना मास आएगा उसका? 100 ग्राम। इस बात का मतलब है, क्लियर है? नाउ आज की बात जो इंपॉर्टेंट करनी है हमको, ठीक है, ये नंबर में और मास में ये आ जाएगा आपको कि 1 मोल का क्या मतलब होता है नंबर की फॉर्म में, और 1 मोल का क्या मतलब होता है मास की फॉर्म में। बट इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम की फॉर्म, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और सवालों में वॉल्यूम की भी बात होगी, गैसियस स्टेट में वॉल्यूम की भी बात होती है। तो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब यहां एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा एनटीपी। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक वर्ड होता है बहुत बार एसटीपी। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये दो कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, जिन कंडीशंस में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या डे टू डे लाइफ में हम इन कंडीशंस को डील करते हैं। एसटीपी का मतलब नोट करेंगे सबसे पहले। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंड्स फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। क्या? एसटीपी स्टैंड्स फॉर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, ठीक है। यहां पर ये एनटीपी नहीं लिखना चाह रहा है, यहां पर वो एसटीपी लिखना चाह रहा है। एनटीपी में नहीं होता 22.4 लीटर, एसटीपी में होता है। ठीक है, एनटीपी को हम ज्यादा डील नहीं करेंगे, ज्यादातर हम एसटीपी ही डील करेंगे केमिस्ट्री में। अब वैसे एनटीपी होता क्या है? एनटीपी होता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। एनटीपी क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। वहीं एसटीपी क्या होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। नाउ क्या हैं ये दो कंडीशंस? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, डे टू डे लाइफ में जब केमिकल से डील करना होता है हमको, तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 0 के आसपास नहीं होता ना डे टू डे लाइफ में। बहुत ठंडा इलाका होगा तो होगा वहां 0 डिग्री सेल्सियस, बट जनरली बात करें तो यूजुअली टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है डे टू डे लाइफ में। लेकिन लैब में जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लैब में जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रीजन क्या है उसका? क्यों भाई लैब में हम इस टाइम इस टेम्परेचर पे क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं? उसका रीजन है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हवा होती है, हवा में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज होके अलग हो जाते हैं। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे केमिकल रिएक्शंस की जाती है तो उसमें हवा का मॉइस्चर टेक पार्ट नहीं करता है, तो मॉइस्चर का इंटरफेरेंस नहीं होता है केमिकल रिएक्शंस। वरना हवा तो होगी प्रेजेंट केमिकल रिएक्शन में, और हवा में मॉइस्चर भी होगा। तो लैब में जब हम रिएक्शंस करते हैं बेटा, तो हवा का मॉइस्चर टेक पार्ट ना करे, इसलिए हम किस टेम्परेचर कंडीशन पे करते हैं?
0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डे टू डे लाइफ में किस टेम्परेचर को डील करना होता है हमको? 20 डिग्री से। समझ रहे हैं क्या? ज्यादातर बार केमिस्ट्री में हमें एसटीपी ही आएगा। एसटीपी लिखा होगा तो हम क्या मानेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अब अगर मैं निकालूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान से देखेंगे बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने, तो मेरी एसटीपी की कंडीशन है, एसटीपी की कंडीशन मतलब टेम्परेचर कितना है मेरा? 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है मेरा? 1 atm प्रेशर है मेरा। अब प्रेशर की जगह 1 atm पुट करूं, नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1 मोल ऑफ गैस की। तो एन भी चाहिए मुझे 1। अब डेटा पुट कर दो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में, पुट करूं तो 1 atm इंटू वी, 1 atm इंटू वी लीटर में होगा, इज इक्वल टू 1 मोल। क्योंकि मैं एटीएम और लीटर में ये वैल्यू ले रहा हूं, तो मुझे यहां आर की कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए? 8.314 या 0.0821? 0.0821। तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना लेना चाहिए? 273। तो यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो V कितना निकल के आ रहा है? V निकल के आ जाएगा 273 इंटू 0.0821। तो अगर ये कैलकुलेशन करें 0.0821 इंटू 273 तो कितना निकल के आ रहा है? 22.41। डेसिमल के बाद और आ रहा है, बट क्या आ रहा है? 22.4 के आसपास। तो ये आ रहा है 22.4 क्या? लीटर। तो मजे की बात क्या है? अगर कोई भी गैस का 1 मोल है एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या है? तो कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगी गैस? 22.4 लीटर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा, धीरे धीरे यूज होगा कैलकुलेशंस में। बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा ना मैं। 1 मोल एट एसटीपी कितना वॉल्यूम? 1 मोल एट एसटीपी कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। 2 मोल्स एट एसटीपी 22.4 इंटू 2 लीटर। भाई नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स डबल होंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। तो 2 मोल गैस एट एसटीपी कितना एक्वायर करेगी बेटा? 22.4 का डबल, कितना हो जाएगा वो? 44.8। ऐसे करके किसी भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं वॉल्यूम पता कर सकता हूं, अगर मैं ये नंबर याद रख लूं तो। क्या है? लेकिन हाल के टाइम में जब से एनसीईआरटी चेंज हुई है तो उन्होंने एक चेंज दिया है अपेंडिक्स में, एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में एक चेंज दिया है। उन्होंने लिखा है कि मोलर वॉल्यूम, न्यू एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, न्यू एनसीईआरटी में लिखा है कि मोलर वॉल्यूम, इसे मोलर वॉल्यूम भी बोला जाता है 22.4 लीटर को, 1 मोल की वॉल्यूम है ना गैस की एट एसटीपी। तो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी उन्होंने लिख के दिया है बेटा 22.7 लीटर। अब हम तो 22.4 बोल रहे हैं, तो एनसीईआरटी वालों ने क्यों 22.7 लीटर लिख के दिया है? नहीं, एनसीईआरटी में बिल्कुल ये लिख के दिया है। अगर आप अपेंडिक्स खोलेंगे, लास्ट में बुक की अपेंडिक्स होती है ना, वहां पूरी टेबल्स वगैरह बनी होती है डेटा की, तो उसमें मोलर वॉल्यूम दी हुई है 22.7 लीटर। एक्चुअली हुआ क्या है, जो एसटीपी सेट करते थे, एसटीपी सेट करता है एक पैनल, एक बॉडी जिसका नाम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ये सारी कंडीशंस वगैरह सेट करती है कि किसे हम एसटीपी बोलेंगे, किसे एनटीपी बोलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें सेट करती है।
तो IUPAC वालों ने क्या किया कि STP को चेंज कर दिया। उससे पहले पुराने टेक्स्ट में STP का मतलब यही है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 ATM। उन्होंने क्या कर दिया, न्यू STP, नई STP की डेफिनेशन जो कर दी उन्होंने, वो कर दी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार। पुराना क्या था, 1 ATM, उन्होंने क्या कर दिया 1 बार। बार और ATM में थोड़ा सा अंतर होता है। 1 ATM पास्कल में होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, वहीं 1 बार क्या होता है, एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। समझ रहे हैं, मतलब 1 बार 1 ATM से थोड़ा छोटा होता है, 1 बार 1 ATM से थोड़ा छोटा होता है। जब आप 1 बार पुट करेंगे ना बेटा इस इक्वेशन में, तो आपको यहां कुछ 0.9 ATM पुट करना पड़ेगा। जब ये RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0.9 आएगा, तो 22.4 को डिवाइड करूंगा मैं 0.9 से, तो नंबर 22.4 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसलिए नई NCERT में क्या लिखा है 22.7 लीटर। लेकिन ज्यादातर बुक्स में जो भी सवाल हैं और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं, उनमें मोलर वॉल्यूम अभी भी क्या यूज करी गई है 22.4 लीटर। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि दो अलग अलग वैल्यूज क्यों हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। 22.4 लीटर भी सही है और 22.7 लीटर भी सही है, क्योंकि 22.4 लीटर किस कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम है बेटा, 1 ATM एंड 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। वही 22.7 कब है, 22.7 लीटर कब है, 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं क्या। तो ये डायग्राम है बेटा, वही सेम ही डायग्राम है, इसी डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से लिखा हुआ है। 1 मोल वॉल्यूम एट STP में कितना होता है वो 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मोलर मास में कितना हो जाएगा, जितना भी मोलर मास है उसका, जैसे H2 है तो 18 ग्राम, CO2 है तो 44 ग्राम, और उसको फिर वापस इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज 1 मोल। या फिर तो मोल की 3 वे रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए हमको। एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, एक है मास के साथ, और एक है वॉल्यूम। तीनों रिलेशनशिप दिमाग में बैठनी चाहिए, तीनों में इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। कर लेंगे बेटा इसको। तो आज जाके सबसे पहले ये तीनों याद करिए, क्योंकि जब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरेंगे, तो ये अच्छे से तीनों का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए आपको। मोल का वॉल्यूम में, वॉल्यूम का मोल में, मोल का मोलर मास में, मोलर मास का मोल में, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल में। ठीक है, और ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर बहुत बार एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या ग्लूकोज का मोलर मास बता सकते हैं बेटा मुझे जल्दी से, ग्लूकोज का मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, निकालिए ग्लूकोज का मोलर मास। C6H12O6, C6H12O6, इसका मोलर मास निकाल के बताइए। 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर से कार्बन दिखा रखा है, रेड कलर से ऑक्सीजन और व्हाइट कलर से हाइड्रोजन। मोलर मास निकालिए जल्दी, इसका क्या आ रहा है 168 ग्राम।
पूरा यूनिट के साथ बोलिए बेटा। मोलर मास क्या, कैलकुलेट करिए जल्दी, सिंपल कैलकुलेशन है। कार्बन, कार्बन का होता है 12, 12 सिक्सा प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन, अकेले ऑक्सीजन का कितना होता है, अकेले ऑक्सीजन का 16, तो 6 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 6 करिए बेटा, 192 आ रहा है, निकालिए अपने हाथों से, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 हो जाएगी 12 6 दा 72, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 16 6 दा 96, कितना आ रहा है ये, 180 आ रहा है मेरा, तो नहीं हो पा रही हिसाब से ये कैलकुलेशन, 180 आ रहा है, 180 ग्राम आ रहा है बेटा। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 ग्राम, मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप 180 ग्राम ग्लूकोज लेके पानी में मिक्स करते हैं और पी जाते हैं तो आपने कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स खा लिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कंज्यूम कर लिया। क्लियर है, कंटिन्यू करेंगे।